आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उस चैप्टर में हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर दिया था और उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है पिछले वीडियो लेक्चर 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो लेक्चर में अपन ने आवेश की उत्पत्ति तथा आवेश के बारे में पढ़ लिया। अपने आवेश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया, कैसे आवेश की उत्पत्ति हुई। फिर आवेश के बारे में कुछ जानकारी ले ली। फिर आवेश के प्रकार देखे थे अपन ने, आवेश के प्रकार देखे थे। फिर उसके बाद अपन ने आवेश की संकल्पना देखी थी, आवेश की संकल्पना। और फाइनली अपन ने मात्रक देखे थे आवेश के, क्या मात्रक। तो इस तरह हमने क्या कर ली, इतनी चीज अब तक हमने कंप्लीट कर ली। कंप्लीटली इतनी चीजों को अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे, जो है हमारा टॉपिक आवेश के गुणधर्म। देखिए अपनी जो बुक है उसके अंदर आवेश के बहुत सारे गुण दिए हुए हैं। मैं आपको करवाऊंगा एक एक करके। अपन सबसे पहले आवेशों की योज्यता से स्टार्ट करेंगे। क्या? आवेशों की योज्यता। जो आवेश के गुणधर्म हैं उनमें कितने प्रकार के गुणधर्म हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके अपन आवेशों के जो है गुणधर्म को कंप्लीट करते हुए इस वाले चैप्टर में ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आवेशों के गुणधर्म में जो है फर्स्ट है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। फिर सेकंड नंबर पे अपने पास आता है आवेश की निश्चयता। थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे अपने पास आएगा क्वांटमीकरण। फोर्थ नंबर पे आएगा आवेश के कारण द्रव्यमान परिवर्तन। और फाइनल फिर आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। ये हमारे पास क्या है, आवेश के गुण है, आवेश के गुणधर्म है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं और आज के लेक्चर में जितने गुणधर्म हो जाएंगे उतने करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद शेष नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 4 गुणधर्म आज के लेक्चर में और ये 5वां गुणधर्म कल के लेक्चर में शायद तक कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शायद ये 2 गुणधर्म कल के लेक्चर में होंगे मेरे हिसाब से, फिर भी देखते हैं। चलिए अपन तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास देखिए फर्स्ट गुणधर्म क्या दे रखा है, आवेशों की योज्यता। तो फर्स्ट लिखेंगे अपन आवेशों की योज्यता। देखिए आवेशों की योज्यता से क्या तात्पर्य है, हमारे पास जो आवेश है किसी पदार्थ में, जो भी आवेश है उस पदार्थ का टोटल योग हमें करना है। यानी हमको क्या करना है, किसी पदार्थ में जितना भी आवेश उपस्थित है उस आवेश को योग करके हमको क्या निकालना है, टोटल, कि इसके अंदर टोटल कितना आवेश उपस्थित है। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। आवेशों की योज्यता से हमारा ये तात्पर्य है। तो ये चीज क्या कहती है, ये टॉपिक ऐसे कहता है कि जो आवेशों का योग है वो बीजगणितीय योग के समान किया जाता है। बीजगणितीय योग का मतलब जो सामान्य हम योग करते हैं, जैसे 2 + 2, 2 + 5, 2 - 6 कितना हो गया, -4, और 2 + 6 8। तो इस तरह जो सामान्य हम योग करते हैं उसी के समान क्या होता है, आवेशों का योग होता है। तो हम एक लाइन ही लिखेंगे इसमें, क्या, आवेशों का योग, आवेशों का योग बीजगणितीय योग के समान होता है।
योग के समान होता है। तो फाइनली एक चीज तो आप समझ चुके हैं। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी पदार्थ के अंदर +2 आवेश है एंड +5 आवेश है एंड -6 आवेश है एंड +6 आवेश एंड -4 आवेश है एंड ये एक पदार्थ हो गया। दूसरा पदार्थ है इसमें प्लस का 9 आवेश है। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक पदार्थ में ये आवेश है, एक पदार्थ में ये आवेश है। अब हमको क्या करना है, टोटल आवेश निकालना है दोनों पदार्थ में। तो हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग के समान योग कर देंगे। +2 +5 -6 टोटल कितना है, +2 +5 7 7 -6 प्लस का 1। इधर देखते हैं, +6 -4 +9 6 में से 4 गया तो 2 में 1 11 प्लस का 11। तो इस तरह क्या होता है, आवेशों का योग होता है। तो आवेशों की योज्यता, हमारा जो गुण है वो क्या कह रहा है कि आवेशों का योग बीजगणितीय योग के समान होता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अगर हम आवेश कोई सदिश राशि थोड़ी ना है, आवेशों का अगर हम सदिश योग के समान योग करेंगे तो हमारे पास इस तरह आंसर थोड़ी ना आएगा। तो इसीलिए आवेशों का योग बीजगणितीय योग के समान किया जाता है। अब सेकंड नंबर पे पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड नंबर का आवेशों की निश्चितता। ये थोड़ा बड़ा है, ये तो सिंपल छोटा सा बता दिया, तो बाकी जो भी आपके बुक में लिखा हुआ है वो आप देख लेना। बाकी मोस्टली यही है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ जो कि क्या हो, जिससे हमको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हमारे नॉलेज के लिए हम पढ़ाई करते हैं तो हमको चीज़ें, योज्यता से क्या तात्पर्य, आवेशों का योज्यता है, तो वो चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। बाकी सब बेफालतू, उससे क्या काम है यार। आवेशों की योज्यता टॉपिक है, इसका मतलब क्या है, बस इतना जान लो, बस खत्म। इतना ही हमको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सेकंड नंबर पे दे रखा है आवेशों की निश्चितता। आवेश की निश्चयता, आवेश की निश्चयता। आवेश की निश्चयता से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आवेश की निश्चयता से क्या तात्पर्य है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए, आवेश जो होता है, किसी पदार्थ के अंदर जितना भी आवेश उपस्थित होता है, वो आवेश उसके वेग से किसी तरह प्रभावित नहीं होता, उसके द्रव्यमान परिवर्तन से किसी तरह प्रभावित नहीं होता। यानी कुल मिला के मैं बात समझाऊं, आपको समझाता हूँ, बोर्ड पे ध्यान दो कि हमारे पास क्या है, ये कोई द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान के अंदर मान लीजिए 10 कूलाम आवेश उपस्थित है। तो इस द्रव्यमान का जो आवेश है वो इसके वेग व द्रव्यमान परिवर्तन, क्या द्रव्यमान परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। क्या रहता है, अप्रभावित। जो आवेश है, इस द्रव्यमान का जो आवेश है वो इसके वेग से और द्रव्यमान परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। वेग और द्रव्यमान परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, देखिए, वेग और द्रव्यमान परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है, यदि कोई कण या द्रव्यमान, यदि कोई कण तथा द्रव्यमान जो हमारे पास होता है, वो कण तथा द्रव्यमान जो प्रकाश का वेग की जो कोटि होती है, प्रकाश के वेग की जो कोटि होती है, उस कोटि के समान यदि कोई द्रव्यमान क्या करता है, गति करता है। यदि कोई कण या द्रव्यमान प्रकाश के वेग की कोटि के समान जो गति है, उसके वेग की, मतलब जो हमारे पास द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान प्रकाश के वेग की कोटि के वेग के समान यदि गति करता है कोई द्रव्यमान या कण, तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है। जैसे अगर उसने प्रकाश के वेग के समान गति करी, तो उसका जो द्रव्यमान है, वो कण या द्रव्यमान का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसके वेग और द्रव्यमान परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो आवेश है वो 10 कूलाम ही रहने वाला है। वो बढ़कर, ये नहीं कि द्रव्यमान बढ़ने पर उसका आवेश भी बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये लाइन क्या कह रही है, यदि कोई कण प्रकाश के
प्रकाश के वेग के कोटि v के समान गति करे तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। परंतु उसका आवेश समान रहता है। क्या? परंतु उसका आवेश समान रहता है। आवेश समान रहता है। तो ध्यान रखना ये बात कि जो आवेश है वो निश्चित होता है, वो द्रव्यमान और वेग परिवर्तन से किसी तरह प्रभावित नहीं होता है। यदि वेग धीरे हो, तेज हो, कैसा भी हो, वो आवेश जिस द्रव्यमान का जो वेग है वो कैसा भी हो, वो हमेशा 10 कूलम ही रहने वाला है। द्रव्यमान कैसा भी बढ़े घटे कुछ भी हो, वो घटने की बात है ही नहीं। हाँ, घटे कुछ भी हो द्रव्यमान परिवर्तन में, वो आवेश इस द्रव्यमान का 10 कूलम ही रहने वाला है। इस द्रव्यमान का 10 कूलम ही रहने वाला है। इस द्रव्यमान को तोड़ फोड़ कर कम कर दो तो वो बात अलग है। बाकी इसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी कर दो, कुछ भी कर दो, इस द्रव्यमान का आवेश 10 कूलम ही रहने वाला है। तो आवेश निश्चयता और आवेश योज्यता 2 गुण अपन ने पढ़ लिए। अब क्वांटमीकरण और आवेश के द्रव्यमान, आवेश के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन, और ये फाइनली आवेशों का संरक्षण, ये 3 और अपने को पढ़ने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अच्छे से दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब दिख गया ना? ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। उसके बाद अपने को दिया हुआ है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या? क्वांटमीकरण लिखा है, इससे पहले आवेश का क्वांटमीकरण 3rd नंबर पे अपने को दिया हुआ है आवेश का क्वांटमीकरण। यहाँ पे क्वांटमीकरण शब्द से एक मतलब आपको समझना होगा कि ये क्वांटमीकरण जो शब्द है, ये क्वांटमीकरण जो वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या? यहाँ पे क्वांटमीकरण शब्द से मतलब है कि पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या में भिन्न की बात नहीं कर रहा। क्वांटमीकरण वो होता है जिसमें क्या होता है? पूर्ण संख्या। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप दुकान पे, इसी का एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और शॉप पे जाके आप बोलते हैं कि मुझे एक डस्टर दे दो। क्या? एक डस्टर दे दो। तो शॉप वाला क्या करेगा? एक डस्टर आपको दे देगा। अब मान लीजिए अब आपको एक नहीं चाहिए और चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक के बाद कितना डस्टर मांग सकते हो? 2। एक के बाद क्या ले सकते हो? 2। ठीक है, तो आप क्या कहोगे शॉप वाले से कि मुझे 2 डस्टर दे दो। 2 के बाद क्या ले सकते हो? 3। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको अगर एक डस्टर नहीं चाहिए तो ऐसा कह दो कि नहीं मुझे 1.5 डस्टर दे दो, या फिर मुझे 1.5 डस्टर दे दो, या फिर 0.5 दे दो, आधा डस्टर दे दो, 2.5 डस्टर दे दो, या फिर मुझे 1.5, 2.5, कितना भी 3.5 डस्टर दे दो। ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना। यहाँ पे एक ही चीज होगी, पूर्ण संख्या होगी। क्या? पूर्ण संख्या होगी। कैसे? 1, 2, 3, 4, यहाँ पूर्ण संख्या होगी ना। अगर आप मान लीजिए आप ब्रेड खाते हैं। क्या? अगर आप मान लीजिए ब्रेड खाते हैं, ब्रेड, अगर आप ब्रेड खाते हैं तो ये हमारे पास क्या है? ब्रेड। अब आप इस ब्रेड को कैसे खा सकते हैं? आप इस ब्रेड को एक भी खा सकते हैं, आधा भी खा सकते हैं, सवा भी खा सकते हैं, या फिर 2 भी खा सकते हैं। 2 ब्रेड भी आप खा सकते हैं, टुकड़ों में भी खा सकते हैं, एक एक कण भी आप खा सकते हैं। मतलब जो ब्रेड है उसको हम 1 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 1.5 खा सकते हैं, 2.5 खा सकते हैं, 3.5 खा सकते हैं, 3.4 खा सकते हैं, 3.9 खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं। लेकिन जो डस्टर है वो हमेशा क्या होता है? 1 या फिर 2 या 3 या 4। तो जो 1, 2, 3, 4 होता है, जिसको हम पॉइंटों में, भिन्नों में डिवाइड,
पॉइंटों या भिन्नों में विभाजित नहीं कर सकते, पॉइंटों या भिन्नों में प्रदर्शित नहीं कर सकते। उन चीजों को ही हम क्या कहते हैं, उन चीजों को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण, यानी पूर्ण संख्या। क्वांटमीकरण से हमारा सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है, पूर्ण संख्या। क्वांटमीकरण से हमारा सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है, पूर्ण संख्या, सीधा सीधा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या से यहां आवेश में क्या तात्पर्य है, अब आती है बात अपनी। देखिए मैंने क्वांटमीकरण का तो अर्थ आपको समझा दिया, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका आवेश से क्या रिलेशन है, आवेश से इसका क्या मतलब है, आवेश में इसका क्या काम है, वो सीखना जरूरी है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, द्रव्यमान है, ये हमारे पास कोई द्रव्यमान है। अब इस द्रव्यमान के अंदर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक के बाद मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, या फिर 3 दे सकता हूं, या 4 दे सकता हूं, ये इसके आगे कंटिन्यू कितने भी दे सकते हैं, ठीक है। क्या मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकता हूं, क्या मैं 0.4 इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकता हूं, क्या मैं 9.9 इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकता हूं, क्या। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं दे सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये गलत है। यानी जिस तरह हम 1 डस्टर ले सकते हैं, 2 डस्टर ले सकते हैं, 3 डस्टर ले सकते हैं, 4 डस्टर ले सकते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, लेकिन कभी भिन्नों या पॉइंटों में इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते। भिन्नों या पॉइंटों में इलेक्ट्रॉन को हम क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा। कुल मिला के क्या मतलब निकला, पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। तो हमारा सीधा सीधा मतलब क्या जा रहा है क्वांटमकरण से, कि पूर्ण संख्या, ठीक है। अब ये टॉपिक, ये गुण क्या कहता है उसको समझते हैं। इतना तो आप समझ गए क्वांटमीकरण का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस क्वांटमीकरण के जो गुण है, ये गुण क्या कहता है। देखिए ये गुण कहता है, अब समझने की बात है, ठीक है। अब जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो सब नोट्स में लिखने का है। अब तक जो लिखाया था वैसे ही समझाने के लिए था, लेकिन अब जो भी मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो सब नोट्स में लिखने हैं। क्या, हमारे पास मान लीजिए ये कोई द्रव्यमान है, मैंने इस द्रव्यमान को, यह द्रव्यमान क्या है, उदासीन है। अब मैंने क्या कर दिया, इस उदासीन द्रव्यमान को क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने उस उदासीन द्रव्यमान को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, वो तो इक्वल हो गए, उसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। मतलब अब इसमें एक आवेश उत्पन्न हो गया। क्या, आवेश। अब ये उदासीन था, ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशित। नहीं, आगे लिखाऊंगा आगे। ये उदासीन था, अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या हो जाएगा, अब आवेशित हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। अगर मैं आवेश उत्पन्न की बात करूं तो इसमें कितना आवेश उत्पन्न हुआ, -1 आवेश उत्पन्न हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ वो इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है, ना कि प्रोटॉन के कारण। मैंने आपको बता दिया था प्रोटॉन के कारण कैसे उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और प्रोटॉन अधिक हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के पदार्थ में से बाहर चले जाते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और जो नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं परमाणु में, वो क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं संख्या में, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। अनियमित संख्या के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, इक्वलेंट नहीं बन पाता। तो वो जो प्रोटॉन के कारण उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न हुआ है, यानी परमाणु जो पदार्थ है, इस पदार्थ के परमाणु में क्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में इस पदार्थ में कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, -1 आवेश उत्पन्न होगा। तो क्या हुआ, जब हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें क्या हुआ, -1 आवेश उत्पन्न हो गया। क्या ये आवेश इस पदार्थ का आवेश है, क्या यह आवेश इस पदार्थ का आवेश है, क्या नहीं, यह आवेश इसका आवेश नहीं है। तो फिर क्या है, ये प्रदर्शित करता है कि इस पदार्थ का जो आवेश है ना, इस पदार्थ का जो आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। क्या, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है।
अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या? एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा? -2। कितना? -2 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? अब ये पदार्थ, ये -2 क्या कह रहा है? ये इसका आवेश नहीं है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि इस पदार्थ का जो आवेश है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। क्या? 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। अब मान लीजिए मैंने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसमें कितने आवेश हो गया? -3 आवेश हो गया। अब ये -3 क्या कह रहा है? ये भी यही कह रहा है कि इस पदार्थ का जो आवेश है वह, इस पदार्थ का जो आवेश है वो 3 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर है। 3 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे ये तो कहने वाली बात है, अब हमें जानना है कि वास्तविकता में इसमें आवेश कितना है। तो हम क्या करेंगे, यानी इसमें कितने, क्या लिखा है, कितना आवेश है? 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ध्यान रखना। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये क्या हो गया? प्रोटॉन का आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश समान होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? -3 कि 3 इलेक्ट्रॉन के उपस्थित आवेश के योग के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितना आवेश हो जाएगा? तो -3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पदार्थ पर उपस्थित आवेश। क्या आ जाएगा? पदार्थ पर उपस्थित आवेश। अब हमें ये क्या कहता है? दो कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, यानी -2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आ जाएगा हमारे पास। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तब 2 इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश, और जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश। अब 1 इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश की अगर मैं बात करूं तो -1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इस तरह क्या करता है? ये बताते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर इस पदार्थ में क्या है? आवेश। अब हमें रियलिटी में आवेश ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? उतने इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल आवेश आ जाएगा। तो ये चीज आपकी कंफर्म क्लियर होती है? चलो ठीक है। अभी हमने क्या किया? इसको आवेश देके इसका आवेश निकाला था। अब हम इससे आवेश अभी हमने इसको इलेक्ट्रॉन देके आवेश निकाला था। अब हम इससे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका आवेश निकालेंगे। अब हम इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और फिर उसका आवेश निकालेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं? इस पदार्थ को, यहाँ ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन देने के बाद आवेश की चर्चा। अब यहाँ करते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आवेश की चर्चा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि आज के लेक्चर में क्वांटम करंट तक ही कंप्लीट होगा। बाकी ये 2 बच्चे जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इसको मिटाऊंगा। चलो मिटा देते हैं। चलो अब हमने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए थे, यहाँ पे ये पदार्थ है, यह पदार्थ क्या है? उदासीन है। हमने क्या किया? इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। अब यह पदार्थ क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या? आवेशित हो गया। कैसे? यानी यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन जब इस पदार्थ से बाहर निकाल लिया तो इसका मतलब पहले इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो जितने इलेक्ट्रॉन है उससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा? इस पदार्थ में प्रोटॉन। एक ज्यादा प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या? आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो देखिए, मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे।
मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया और अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। और प्रोटॉन अभी भी 10 है क्योंकि प्रोटॉन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और नहीं तो यहाँ पे प्रोटॉन को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, तो 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसमें आवेश कितना ज्यादा होगा, प्लस का 1 ज्यादा होगा। चाहे इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने ही प्रोटॉन हो, हमने तो क्या किया है, पहले तो उदासीन थे, दोनों बराबर थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हमारे पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उसके अपेक्षाकृत एक ज्यादा प्रोटॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इस वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब ये +1 आवेश क्या उत्पन्न कर रहा है, क्या बता रहा है, ये +1 आवेश इस पदार्थ का आवेश थोड़ी ना है, लेकिन ये +1 आवेश क्या बता रहा है कि एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर इस पदार्थ पे आवेश उपस्थित है। एक प्रोटॉन के बराबर, एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर इस पदार्थ पे आवेश उपस्थित है, ये चीज प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, अब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। ये +2 क्या प्रदर्शित करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या प्रदर्शित करेगा कि 2 प्रोटॉन, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर, 2 प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर इस पदार्थ पे आवेश उपस्थित है। यहाँ से मैंने एक और प्रोटॉन, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना आवेश आएगा, +3। यहाँ पे टोटल कितना आवेश आएगा, +3। तो ये +3 क्या प्रदर्शित करेगा कि इस पदार्थ का जो आवेश है वो 3 प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, 3 प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो यहाँ पे देखो, अगर माइनस चार्ज आता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है तो आवेश इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे आवेश हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब प्रोटॉन की पदार्थ में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, हम प्रोटॉन का समझेंगे कि प्रोटॉन की वजह से आवेश में क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, हम अगर इस पदार्थ का रियल आंसर निकाले, रियल आवेश निकाले, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन की वजह से आवेश एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर होगा। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁻⁹। अगर किसी का मन करे कि यार मुझे जानना है कि आवेश निकलते कैसे हैं, Q, P, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, तो आपने जो अपने रेडॉक्स रिएक्शन, नहीं शायद रेडॉक्स रिएक्शन या परमाणु स्ट्रक्चर अपने केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें आपको बताया जाता है 11th क्लास में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्यों निकालेंगे, दो प्रोटॉन की वजह से, 2 प्रोटॉन की वजह से हम क्या निकालेंगे, Q × 1.6 × 10⁻⁹। समझ गए, 2 प्रोटॉन की वजह से आवेश और 3 प्रोटॉन की वजह से अगर आवेश की बात करूँ तो 1.6 × 10⁻⁹। तो इस तरह हमने क्या किया, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 3 प्रोटॉन की वजह से इस पदार्थ पे टोटल आवेश निकाल लिया। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, ये क्या आ रहा है, ये संख्या क्या है, प्रोटॉन की अधिकता को बता रही है, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तभी तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हुए। ये क्या बता रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, यानी 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर इस पदार्थ में आए तभी तो आवेश +2 उत्पन्न हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर अब इसमें आए तभी तो आवेश उत्पन्न हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर बाहर निकल गए तभी तो आवेश इसमें +3 उत्पन्न हुआ, इसमें -3 उत्पन्न हुआ। तो यानी कुल मिला के अगर हम इसके आवेश निकालने के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेश बराबर, ये क्या है प्रोटॉन के लिए, ये क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो +-NE। तो आपने इतना देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, आवेश का एक फॉर्मूला निकाल लिया। और क्वांटमीकरण क्या कहता है, एक आवेश का फॉर्मूला निकालने के लिए कहता है, जो उसका आवेश का क्वांटमीकरण गुण है, ये आवेश का फॉर्मूला निकालने के लिए कहता है। और आवेश का फॉर्मूला हमने किस अकॉर्डिंग निकाला, आप देखो, सबके अंदर अगर हमको आवेश निकालना है तो हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही आवेश रखा है।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लिया। क्यों? क्योंकि चाहे प्रोटॉन की वजह है यानी पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से। क्या? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से। तो यहाँ आवेश किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे। फिर उसके बाद एन क्या प्रदर्शित करता है इस फॉर्मूले में कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो इस तरह ही फॉर्मूला हमारे पास आ जाती है। अब ये तो हमारे समझ लिया, उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ उसके कुछ डेफिनेशन मैं लिखूँ छोटी सी, तो क्या लिखूंगा, छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिख दूंगा। पहले Q बराबर प्लस माइनस, प्लस ध्यान रखना जब प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो प्लस लगा देना, और जब इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो माइनस। यानी जब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, आवेश की बात हो रही है तो -4 लगाना, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आवेश की बात हो रही है तो +4 लगा देना। बस सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए क्या लिखना पड़ेगा कि जो किसी पदार्थ का जो आवेश होता है, किसी पदार्थ का आवेश उस पदार्थ से उस पदार्थ में स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों में स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्या लिखा है, किसी पदार्थ पे जो आवेश होता है उस पदार्थ से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इनका गुणनफल अगर हम कर देंगे तो उस पदार्थ में हमारे पास आवेश का मान आ जाएगा। तो देखिए हमने 3 गुण आज कंप्लीट कर लिए हैं, और इस क्लास को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी के आगे 2 गुण है वो उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एवं बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का जवाब